हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कैडर। सॉरी फॉर बीइंग लेट, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं डिले हो गई और मैं लेट हो गई, उसके लिए अपॉलॉजीज़। आई नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लेट होने की वजह से। सॉरी फिर से। और हेलो साहिल, हेलो आशु, हरमनप्रीत जी, वेलकम टू द क्लास। और अखिलेश जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किसी इशू की वजह से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वो है विलियम आर्डन शेक्सपियर। बहुत सारे लोगों ने जब थंबनेल देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि आर्डन जो है थंबनेल में क्यों डाला गया है। मतलब आप देख रहे होंगे जैसे कि ये आर्डन जो है मैंने स्क्वायर में, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में डाला हुआ है और इसको मार्क भी कर दिया है। ठीक है, वेलकम रौनक, रोहित जी वेलकम, रमनप्रीत कौर जी वेलकम। तो थंबनेल में आर्डन इसलिए डाला है क्योंकि जो शेक्सपियर का मिडल नेम था, बहुत कम लोगों को ये बात पता है वैसे कि रोहित जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आर एस गुप्ता जी, हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्डन जो है वो मिडल नेम है शेक्सपियर का, और इसके दो रीज़न है। मोस्टली लोगों ने जब शेक्सपियर पढ़ा होता है तो आप अगर उनसे पूछेंगे कि मिडल नेम जैसे भी कोई चीज़ थी तो उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी ने इस चीज़ पे ऑथरशिप की है यानी कि रिसर्च करी है देन उनको थोड़ा आइडिया होगा। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से कहें विलियम शेक्सपियर तो आप कह देना कंप्लीट नेम विलियम आर्डन शेक्सपियर। हरलीन जी हेलो, आई कैन एक्चुअली सी योर कॉमेंट्स। देखिए मिडिल नेम होने के दो रीज़न हैं। पहला, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है, ये हमने, आपने अगर किसी रीज़न से नहीं पढ़ा है इनका एक प्ले एज यू लाइक इट तो आप पढ़ लेना, उसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है और टच स्टोन नाम का एक इनका बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। हाँ जी रोहित जी रिप्लाई किया तो वेलकम। 12th क्लास इंग्लिश अभी तो नहीं कर रहे हम, वो दूसरे चैनल पे चलती है और अभी थोड़ी चलेंगी चीज़ें फ्लो में, ठीक है। मिडिल नेम का एक रीज़न ये है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बहुत फेमस हुआ था इनका कॉन्सेप्ट, तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन लिया गया था। दूसरा, इनकी जो मदर थी वो थी मैरी आर्डन। तो शेक्सपियर जब नाम है तो जो मिडिल नेम है वो मदर का है और जो लास्ट का नेम है वो इनका है शेक्सपियर के फादर का, जिन्हें कि हम जॉन शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी सही कह रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन बेस है बेसिकली पंजाब का। रवि भागिल जी वेलकम टू द क्लास। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से लिया गया था और इनकी मदर का भी मिडिल नेम था। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ से ये बेसिकली बिलोंग करते थे। ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ठीक है। वो बात अलग है कि एज एन आर्टिस्ट ये मूव कर साथ काम करते थे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। रवि जी कौन सी क्लास? ये अभी जो फिलहाल क्लास चल रही है ये मास्टर कैडर पंजाब की वैकेंसीज जो आई थी इंग्लिश की उसके रिगार्डिंग चल रही हैं, ठीक है। आई होप, कैन यू टीचिंग मी स्पोकन? वी विल, बट द पॉइंट इज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग शेक्सपियर, थिंग्स विल गो इन द फ्लो। रवि जी, ठीक है। इंग्लैंड, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। देखिए एवन नाम की इंग्लैंड में एक रिवर भी है, ठीक है। तो इनको जो कहा जाता है बेसिकली, किसी क्वेश्चन में, मतलब किसी एक टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था कि शेक्सपियर का जो हाँ बर्थ प्लेस है वो कौन सा है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड टू एवॉन या ऑफ एवॉन। तो ये चीज़ें गलत हैं, आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन है। ये तो हो गई बात। अब है इनका टाइम स्पैन 1564 से लेके 1616। ये भी बड़ा हमें, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फाइन हमें नहीं पता शेक्सपियर के बारे में। आप कोई सी भी बुक पढ़ेंगे, एक सेकंड बस।
आई विश अब ये ब्लर की जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। सुरिंदर सोखल जी, हाँ जी, स्पैन ये है, लेकिन शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि जो 23 अप्रैल है उसी दिन इनका बर्थ हुआ था और उसी दिन इनकी डेथ भी हुई थी। अब ये क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन 26 अप्रैल को बैप्टाइज्ड हुआ था। बैप्टाइज एक वर्ड होता है, जैसे हमारे हिंदी में या इंडियन कल्चर में, चाहे आप कोई से भी रिलीजन को फॉलो करते हो, नामकरण होता है जिस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। तो ये 26 अप्रैल को हुआ था, और इंग्लैंड जो रिलीजन फॉलो करता था, मतलब 2 या 3 दिन पहले जब बच्चा होता था तो उसका नामकरण की डेट मेंशन की जाती थी एज अ बर्थ डेट। तो यानी कि अगर ये बैप्टाइज इनका नामकरण 26 अप्रैल को हुआ था तो ये 23 अप्रैल को रहे होंगे। ठीक है, तो बर्थ हमें यहाँ से पता चलता है। तो सेम डे बर्थ, सेम डे डेथ। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये है इनके बारे में कि कभी भी ये फिक्स स्कूल में नहीं गए। मतलब इनकी जो स्कूलिंग थी वो प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, जिसे हम 12th पास कहते हैं ना स्कूल में, बस यही थी। यूनिवर्सिटी कभी ये नहीं गए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्लेम करते हैं लोग। आप अलग अलग साइट्स को पढ़ेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स को जब गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है, शेक्सपियर का जो लाइफ स्पैन था, इन्होंने कभी खुद जितने भी प्लेज लिखे, सोनेट्स लिखे, वो कभी खुद नहीं लिखे। मतलब समवन वॉज देयर हु वॉज राइटिंग फॉर हिम, कोई और भी था। रवि जी 11th की क्लास कब चलेगी? अभी तो नहीं चल रही, अभी तो जो है, अगर आपको उसमें नॉलेज अच्छी लग रही है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये भी काम आएगा। तो यूनिवर्सिटी नहीं गए, ये बहुत बड़ा फैक्ट था, लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी। एक फैक्ट ये है कि शेक्सपियर लिखवाते थे अपना काम। ठीक है, 11th की कब जी? फिक्स तो नहीं पता रवि जी, फिक्स तो जी हम नहीं कह सकते। अभी तो यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा कोर्स चल रहा है वो यही है। बार्ड ऑफ एवोन का टाइटल दिया गया था इनको, बार्ड ऑफ एवन। एवन वो जगह जहाँ ये रहते थे। बहुत एक अच्छा लाइफ टाइम इन्होंने स्पैन का किया। बार्ड मतलब होता है पोएट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बार्ड ऑफ एवोन का जो टाइटल है वो किसको दिया जाता है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने बोल दिया, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो आर्डर मैंने आपको बता दिया, बार्ड ऑफ एवोन का जो है वो टाइटल दिया गया था। सुरेंद्र जी बताइए आप, ठीक है? आपने कहा बिग लेटर, मुझे लगा शायद फॉन्ट साइज दिख रहा होगा। टाइम स्पेन 1564 से लेकर 1616। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। सोनेट्स, प्लेज, नैरेटिव पोएम्स। सोनेट्स 154 कब पब्लिश हुए थे? 1609 में। न्यूज़ धरा जी गुड नाइट, ठीक है। प्लेज इन्होंने 37 लिखे थे। कहीं कहीं आपको रेफरेंस मिल जाएगी कि 38 प्ले लिखा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हेनरी 8 था इनका प्ले, ठीक है, जो हेनरी 8 प्ले था ये इनकम्प्लीट था। ये इन्होंने फ्लेचर के साथ, फ्लेचर करके हमारे पास एक पोएट हैं, राइटर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के ठीक बाद आते हैं। मतलब वो पोस्ट शेक्सपियरियन एरा के हैं, आपको मिल जाएंगे वो 1600 के आसपास। फ्लेचर के साथ ये कोलैबोरेटिव वर्क था। तो प्लेज तो इन्होंने 40+ लिखे थे शेक्सपियर ने, लेकिन हुआ क्या, ये एज एन आर्टिस्ट जब परफॉर्म करते थे, बिकॉज ये पोएट भी थे, ठीक है, इनकी कंपनीज भी थी, इन्होंने 2 थिएटर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, और जब उनमें से एक थिएटर को आग लगा दी गई तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि 40+ प्लेज लिखने के बाद भी राइटर, एज अ राइटर, कभी उनको पब्लिश नहीं कराया शेक्सपियर ने। क्यों पब्लिश नहीं कराया? क्योंकि वो जब इंग्लैंड से लंदन आए थे, वो भी मैं आपको ईयर्स अभी बताऊंगी, इंग्लैंड से जब वो लंदन आए थे तो उनका बेसिक पर्पस था अर्निंग, यानी कि पैसा कमाना था। तो वो एज अ थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे।
तो जब वो परफॉर्म करते थे तो उन्होंने कभी ये इस पर्पज से नहीं सोचा कि मनी मेकिंग, वो एज एन आर्टिस्ट कुछ प्लेज लिखते थे और उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है सुरिंदर जी, अब ठीक आ रही है वॉइस? देखिए लॉर्ड, फॉन्ट का साइज भी बता देना आप, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन करके एक कंपनी थी 1592 में। इसको शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था एज एन एक्टर जब ये लंदन में आ गए थे। ये लंदन में आ गए थे 1587 में। देखिए 1564 में बर्थ हुआ था, लेकिन लंदन आ गए थे 1587 में। क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने पढ़ा था कि एलिजाबेथन एज 1550 से लेकर 1625 तक बिलोंग करती है ना। 1558 से लेकर 1603 एलिजाबेथ ने रूल किया। 1603 से लेकर 1625 जेम्स वन ने रूल किया। अब आप टाइमलाइन देखो, 1564 से लेकर 1616, ये टाइमलाइन एलिजाबेथ के टाइम में भी आ रही है, ये टाइमलाइन जेम्स वन के टाइम में भी आ रही है। तो ये बात आप याद रखना कि दोनों ही जो रूलर थे यानी कि एलिजाबेथ और जेम्स वन, ठीक है सुरिंदर जी, दोनों ही राइटर, मतलब दोनों ही रूलर के टाइम में ये राइटर है। इससे पहले सिर्फ जॉफरी चौसर थे जो कि 3 रूलर्स के टाइम पे थे। अगर आप 14th सेंचुरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनसे पहले सिर्फ वही ऐसे राइटर थे, मतलब बाकी जो राइटर्स थे वो एक रूलर आया देन उनकी लाइफ खत्म, कुछ इस तरीके से। या फिर कोई राइटर था उसने बहुत ही कम टाइम में लिखा है। अब आगे देखते हैं। इस टाइम पे एलिजाबेथ रूल थी, कर रही थी 1558 से लेके 1603, है ना। सेम कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया था। रिवाइज जो नेम आया वो किंग्समैन आया था। किंग्समैन ये आया था जेम्स वन के टाइम में 1603 में। कई बार ये पूछ लेता है कि जो शेक्सपियर एसोसिएट कर रहे थे, मतलब जब उन्होंने शुरुआत की तो कौन रूलर था, या पूछ लेगा जब लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था, मतलब इन्होंने एज एन एक्टर ये कंपनी ज्वाइन की थी, उस टाइम रूलर कौन था। देखिए उस टाइम जो रूलर था वो एलिजाबेथ वन थी। किंग्समैन किसका रिवाइज्ड नेम है? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पूछता है। सुमित जी हेलो, सुमित जी हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मोस्टली जो वर्क्स लिखे हैं शेक्सपियर ने वो 1589 से लेकर 1613 में लिखे हैं। और ये क्यों है? 1592 में जब वो इंग्लैंड से लंदन आ गए थे तब उनके पास बहुत सारा टाइम था। ही वॉज इन द सर्च ऑफ वर्क। तो उन्होंने देखा कि लंदन जो है वो एक बेसिकली एक ग्रोइंग टाउन है, ग्रोइंग शहर है। तो वहाँ पे थिएटर को एज एन आर्ट देखा जाता है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जाता है। तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, पर उस लिखने का कभी भी पर्पस उसको पब्लिश कराना नहीं था। पब्लिश नहीं कराया कभी भी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। पब्लिश जितने भी काम हैं वो शेक्सपियर के बाद में हुए हैं, स्पेशली प्लेज। सोनेट्स उसके सामने पब्लिश हो गए थे, पोएम्स उसके सामने पब्लिश हो गई थी, अभी मैं आपको बता दूंगी। तो 1589 से 1613 में काम किया है। अब आगे देखते हैं। क्वार्टो टेक्स्ट फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट फोलियो है वो 37 प्लेज की बात करता है। क्वार्टो टेक्स्ट का मतलब होता है जिस शीट पे या जिस रजिस्टर में आप काम करते हैं उसको सिंगल फोल्ड करते हैं, देन उसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। क्वार्टो का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 4। शेक्सपियर अपनी जितनी भी राइटिंग्स को लिखते थे, मतलब वो 1 कुछ इस तरीके से होता था, यहाँ लिखा फिर यहाँ लिखा, देन इस तरीके से लिखा फिर ये लिखा, इसको क्वार्टो टेक्स्ट कहते थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टो टेक्स्ट दे देता है, क्वार्टो पोएम्स दे देता है। तो बेसिकली क्वार्टो टेक्स्ट जो फ्रेज है ये आपको याद रखना है। सुमित जी हेलो, मेरी तरफ से सुमित जी को भी हेलो, बाकी सबको भी हेलो।
ये क्वार्टो टेक्स्ट कब पब्लिश किए गए थे? 1623 में। अगर आप टाइमलाइन देखें तो पोस्टमसली हुआ था, यानी कि शेक्सपियर के मरने के बाद पब्लिश हुए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 एंड 64 में। ये पूछता है, इसलिए आप लिख लो। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ फॉन्ट साइज़ का मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है? फॉन्ट साइज़ का बता देना, अगर इशू होगा तो फिर मैं देखती हूँ, इसको और साइज़ बड़ा कर दूँगी। लास्ट जो आया था क्वार्टो 1685 में आया था। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं एक सेकंड। अब लाइट का कुछ फ़र्क है, आई गेस अब सही लग रहा होगा, है ना? देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1623 देन 32 फिर 1663 एंड देन 1685। 4 बार इसके फोलियो को बेसिकली क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। ये लास्ट था। कुछ लोग कहते हैं कि 5th एडिशन भी सेम ईयर में आया था, ठीक है? तो 5th एडिशन का भी आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद नहीं आया। आगे देख लेते हैं। इसमें जो अभी हमने बात की, फर्स्ट फोलियो में 2 प्लेज को एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी कि जो 37 प्लेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 35 को मेंशन किया गया था इंडेक्स में, लेकिन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये जो प्ले था ये इंडेक्स में मेंशन नहीं था, लेकिन अंदर दिया गया था, यानी कि जिसने भी ये पढ़ा उसको मिला के जो है वो 36 हो गया था। इंडेक्स में 35 थे, लेकिन एक्चुअल जो प्ले थे वो 36 थे। किस किस को एक्सक्लूड किया गया था? एक तो 2 नोबल किंग्समैन, ये फर्स्ट था, दूसरा था पेरिक्लीज। इन 2 प्लेज को फर्स्ट फोलियो में, यानी कि जो 1623 आया था उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था, मेंशन नहीं किया था। अब बात कर लेते हैं कि ये पब्लिश किसने कराए। बेसिकली रब कर देती हूं मैं। देखिए इनके दोस्त थे शेक्सपियर के, 2 लोग, 2 फ्रेंड्स थे इनके। पहले का नाम था जॉन हेमिंग्स, और कौन थे? कॉन्डेल। इन 2 दोस्तों ने बहुत हेल्प की। ये दोनों ही शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी में साथ काम करते थे, ठीक है? एक्टिंग कंपनी में ये दोनों साथी थे। इन दोनों ने ही क्या किया था? इन दोनों ने ही शेक्सपियर के जो वर्क से, यानी कि जो 1623 हमें मिलता है, शेक्सपियर के डेथ के ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद इन्होंने इनके काम पब्लिश कराए थे। मतलब फ्रेंडशिप अच्छे से निभाई। शेक्सपियर ने कभी भी पब्लिश नहीं कराया अपना कोई वर्क। अगर कोई सामने से आके पब्लिश कर देता था या रिक्वेस्ट करता था, वो हाँ कर देते थे, पर प्ले कभी उन्होंने जो है पब्लिशिंग के हिसाब से नहीं कराए थे। वो थिएटर कंपनी में जाते थे, लिखते थे, खुद भी उसमें पार्ट बनते थे। हैमलेट में उन्होंने हैमलेट का कैरेक्टर निभाया। जब मैकबेथ परफॉर्म किया तो मैकबेथ में किंग डंकन का, किंग मैकबेथ का उन्होंने लेटर ऑन रोल प्ले किया, ठीक है? हैमलेट में घोस्ट का रोल प्ले किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। तो इन्होंने दोस्ती निभाई अपनी। अब आगे देख लेते हैं। प्लेज पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो प्रीफेस है फर्स्ट फोलियो का, जब आप इसके प्लेज पढ़ेंगे शेक्सपियर के, स्पेशली आप उसका प्रीफेस पढ़ेंगे, तो प्रीफेस में ये लिखा गया होगा कि जो फर्स्ट फोलियो है वो बेन जॉनसन ने, जो कि इनके बाद आते हैं, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि वो फ्रेंड थे इनके, अब शेक्सपियर की एज हो सकता है उस टाइम ज़्यादा हो, बेन जॉनसन यंग हो,
तो बेन जॉनसन ने इनके लिए प्रीफेस लिखा था फर्स्ट फोलियो का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा था? वो लिखा था बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। बेन जॉनसन ने इनके प्ले पढ़ने के बाद कहा था कि शेक्सपियर इज नॉट ऑफ वन एज बट बिलोंग्स टू एवरी एज। बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कही थी। देखिए बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के जब प्लेस पढ़े थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि शेक्सपियर किसी पर्टिकुलर एज के नहीं हैं। अगर आप उनके राइटर्स को पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, कह देते हैं ना कि ये एलिजाबेथ एज से बिलोंग करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज नहीं है ये। जितने भी, दैट्स वाई शेक्सपियर इज स्टिल वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने अपने प्ले में लिखे हैं, आपको वो कैरेक्टर आज भी 21st सेंचुरी में इवन आपके फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारी रियल लाइफ में भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट प्ले इनका कौन सा है? हैमलेट, घोस्ट। अब बात करते हैं हम इनकी पहले शॉर्टेस्ट की बात कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। शॉर्टेस्ट प्ले और लॉन्गेस्ट प्ले आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। शॉर्टेस्ट में आता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। सुमित जी के कमेंट के बाद कोई कमेंट नहीं आया। चलिए बाद में जुड़ जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग अभी नहीं देख पा रहे हो किसी रीजन से। फर्स्ट कॉमेडी आसान है लिखनी क्योंकि द कॉमेडी ऑफ एरर्स ही है। लास्ट ट्रेजेडी, हाँ जी रमनप्रीत जी बिल्कुल सही कहा आपने। पवित्रा दास, हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। लास्ट ट्रेजेडी, अब आप मुझे बताओ कि कौन सी थी। अगर आप थोड़ा बहुत भी शेक्सपियर पढ़ते हैं तो आप मुझे बताएंगे अब थोड़ा सा कि लास्ट ट्रेजेडी कौन सी थी। ट्रेजेडी देखिए 4 हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, है ना। लास्ट ट्रेजेडी, लास्ट प्ले भी बोलते हैं इसको। लास्ट ट्रेजेडी, द टेम्पेस्ट। पवित्रा जी हेलो, मैंने देख लिया कि आपने 2 बार मुझे हेलो भेजा, मैंने ले लिया आपका नाम। हरमनप्रीत जी हेलो, वेलकम टू द क्लास। रमनप्रीत जी आपका भी वेलकम। अब आप मुझे बताओ इनमें से क्या चीज़ आपने पढ़ रखी है। आई होप कि आपने हैमलेट पढ़ा होगा, स्टोरी पता होगी। टेम्पेस्ट पढ़ा होगा, स्टोरी पता होगी। कॉमेडी ऑफ एरर्स पर्टिकुलरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप सिर्फ ऐसे भी जानते हैं कि ये शेक्सपियर ने क्या लिखा था, दरअसल ये शॉर्टेस्ट प्ले था, तो इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट प्ले की फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। रमनप्रीत कौर जी, मैकबेथ, हाँ जी मैकबेथ है, लेकिन मैकबेथ लास्ट नहीं था। ठीक है जी, जो लास्ट ट्रेजेडी लिखी थी ना इन्होंने वो द टेम्पेस्ट थी। अब सवाल आता है कि फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी। मैंने आपसे लास्ट तो पूछ ली, लेकिन मेरे को ध्यान आया कि मैंने आपसे फर्स्ट नहीं पूछी, तो आप ज़रा मुझे फर्स्ट ट्रेजेडी बता दो। उदेश कुमार जी हेलो, वेलकम। हरलीन कौर जी, द टेम्पेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। इसे लास्ट प्ले भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये ऑल्सो जो है ये लास्ट प्ले भी है, याद रखना, पूछ सकता है। अब आप कहेंगे लास्ट प्ले तो हेनरी 8 लिखा रहता है। मैं वजह बताती हूँ आपको। हेनरी 8 प्ले दरअसल खो गया था। काफ़ी बार राइटर्स लिखते हैं, क्योंकि शेक्सपियर के साथ तो प्रॉब्लम ही ये थी कि वो उसको एज अ थिएटर परफॉर्म करते थे, है ना। थिएटर में परफॉर्म करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, वो भी क्वार्टो टेक्स्ट में, और लिख के कहीं रख देते थे।
उनके सामने जो उन्होंने पब्लिश कराए वो 154 सॉनेट्स ही थे और 2 पोएम्स थी, रेप ऑफ लुक्रीसी और रमनप्रीत कौर जी, जो हेनरी 6 आप बात कर रहे हो ना, हेनरी 6 के बहुत सारे पार्ट्स थे, ठीक है। हेनरी 8 जो है उन्होंने लिखा था फ्लेचर के साथ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक है। दरअसल करेक्ट जो आंसर है वो हेनरी 8 है, आप चेक कर लेना, ठीक है। कई जगह आपको हेनरी 6 मिल जाएगा लेकिन ये इनकम्प्लीट था ना, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। हेनरी 8 ये है, हेनरी 6 है, हेनरी 4 भी है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो टेम्पेस्ट ही है, वो प्ले खो गया था, ठीक है रमनप्रीत कौर जी। अब जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी टाइटस एंड्रोसियस, ये थोड़ा सा मुश्किल नाम होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक मिलता जुलता वर्ड आपको फिर मिलेगा क्योंकि क्या होता था, जो शेक्सपियर थे वो ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे। देखिए आर्ट, हमारे लिए आर्ट का क्या मतलब होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाला आर्ट, है ना, लेकिन ये पुराने टाइम में आर्ट का मतलब होता था आर, दो, THOU, दो का मतलब होता है यू, योर्स मतलब तुम्हारे लिए। तो शेक्सपियर का जो टाइम था वो आप जब पोइट्री उनकी पढ़ते हैं, जो पोइट्री पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 3 से 4 जो हैं वर्ड्स ऐसे हैं जो हम कई बार प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो कांस्टेंट वर्ड जब रिपीट होते हैं तो आपको पता चलता है कि दाऊ जो वर्ड है वो दूसरे के लिए यूज होता है। मनबीर जी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो सारी चीज़ों का देना पड़ेगा, हैमलेट का भी देना पड़ेगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स का भी देना पड़ेगा कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो गलतियां करते हैं। शेक्सपियर के लिटरेरी डिवाइसेस को 4 जो पीरियड हैं, बेसिकली पीरियड 1, 2, 3, 4, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, डिस्कस करता है। तो फर्स्ट फेज में 26 सॉनेट्स लिखे थे, लेकिन जब कॉमेडी ऑफ एरर्स वो लिख रहे थे तो उन्होंने बताया किस तरीके से इंसान बहुत बार गलतियाँ करता है और अपनी ही मिस्टेक्स में वो फंस जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं ना कि सच बोलने के लिए मतलब झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें एक के बाद लगातार जो है वो झूठ बोलने ही पड़ते हैं, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स का तो ये हुआ, आपने कहा तो मैंने इसको ब्रीफ में बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछेगा टेम्पस में से, हैमलेट में से, ओथेलो में से, वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी, ईयर भी बता दूँगी। और जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जूलियस सीजर हुआ, ऑल दैट एंड्स वेल, ये ऐसे कुछ प्ले हैं जो आपको पता तो होने चाहिए, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनता है ना, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विजिट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रमनप्रीत कौर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने जो हेनरी 6 कहा था, अगर आप उसके पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पार्ट 3 की बात कर रहे हैं हेनरी 6 के, हाँ, तो उसको लास्ट प्ले में काउंट किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई भी राइटर लिखता है, मान लीजिए मैं पोइट्री लिख रही हूँ, मैंने एक थीम स्टार्ट किया, मुझे मन किया किसी और टॉपिक पे लिखने का, तो मैंने पेज स्विच करके उसको दूसरी पोएम बना के लिख दिया। राइटर्स भी यही करते हैं। अगर उनके बारे में आपको पता हो, जैसे एस.टी. कोलरिज को जब हम पढ़ते हैं, जब आप कोलरिज को पढ़ते हैं तो कोलरिज की एक पोएम है कुबला खान, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ड्रीम सीक्वेंस पे बेस थी कि राइटर सो गया था और कुछ सोच रहा था, सडनली डोरबेल बजी, कोई विजिटर आया, हाफ पोएम पहले लिख चुका था, कोई क्लियर थीम था, लिखते लिखते सो गया, ही वेंट टू अस्लीप। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो बाद की पोएम लिखी गई है वो बिट्स एंड पीसेज में लिखी गई है। सिमिलरली शेक्सपियर का भी यही था कि हिस्टोरिकल प्लेस भी लिख रहे हैं, ट्रेजेडी भी लिख रहे हैं, कॉमेडी भी लिख रहे हैं। हाँ जी मनबीर जी, कॉमेडी ऑफ एरर नहीं पढ़ा होगा, उसका रीज़न यही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता। मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन क्योंकि ये हमें उस पॉइंट से पढ़ना था इसीलिए मैंने आपको बताया। तो जैसे कुबला खान में बिट्स एंड पीसेस मिलते हैं, ऐसे हेनरी 6 में, 6 ही बोला था ना आपने, हाँ, हेनरी 6 के पार्ट 3 में जो है, हेनरी 6 के पार्ट 3 को लास्ट आप काउंट कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन में है तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब सोनेट्स 154 लिखे हैं, WH को डेडिकेट किए गए हैं, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। अगर आपने पिछला लेक्चर एक डाला हुआ है हमने,
अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए WH, मिस्टर WH करके आप शेक्सपियर के जब सोनेट पढ़ेंगे, शायद मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कुछ इस तरीके की बुक लगाई गई थी, ठीक है। आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत ही थिक बुक है, इसमें शेक्सपियर के सोनेट ही सोनेट हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो इसके जो 154 सोनेट्स है, ये बात आपको भी पता है कि जो प्रीफेस है, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, वो स्टार्ट होता है मिस्टर WH से। वो कौन है हमें नहीं पता, एक गैस हम लगाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने रिसर्च की है वो ये कहते हैं कि ये अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, जिनका नाम था विलियम हर्बर्ट, ठीक है। क्लियर रेफरेंस नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए विलियम हर्बर्ट हम मान लेते हैं। 1 to 26 सोनेट इनको और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए गए थे। नाम हेनरी रियोदस्ले, SLEY, ठीक है जी, ये नाम है। ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बार पूछ लेता है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को और क्या कहा जाता है, क्योंकि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एक डेजिग्नेशन है। इनके दोस्त भी थे, दोस्त नहीं एक्चुअली भाई थे, जो कि इनके साथ ही थे। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक ये 3rd थे और वो 4th थे। मधु जी गुड इवनिंग। तो इनका नाम था विलियम हर्बर्ट, इनके भाई का नाम था फिलिप हर्बर्ट, आसानी से आपको इजीली मिल जाएंगे ऑनलाइन। इन दो लोगों को डेडिकेट किए गए थे। अब 127 से लेके 154 सोनेट्स डार्क लेडी को किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डार्क लेडी का मतलब क्या है। डार्क लेडी जो है मैरी फिटोन। देखिए 99% आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, ठीक है। एक और नाम आता है कि एलिजाबेथ करके कोई थी जिनको कि ये डेडिकेट किया गया था। अब मैं क्लियर कर दूं, एलिजाबेथ सिर्फ नाम है, कहीं भी आपको वो नहीं मिलेगा। कोई 1% रिसर्च आपको, हाँ जी रमनप्रीत जी सही कह रहे हैं आप, डार्क लेडी को किया गया था। एलिजाबेथ का नाम अगर आपको दिया जाएगा तो भी आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें क्लियर कट रेफरेंस नहीं मिलती है। काफ़ी मैंने ऐसे रिसर्च पढ़ी, ऑनलाइन भी दिया गया था कहीं, एलिजाबेथ रियोदस्ले जो कि इनकी वाइफ थी। नहीं पता मुझे कि कौन से नंबर की थी, मैं श्योर नहीं हूँ, 1st थी या 2nd थी, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इस पे लगाएं। आंसर मैरी फिटोन ही है, 99.999 अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, मैरी फिटोन है आंसर। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ये तो बात हो गई इन दो लोगों की। अब मैंने 152 तक किया, मैंने 153 और 154 को नहीं किया। क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि इसमें हमें क्यूपिड की रेफरेंस मिलती है। ग्रीक माइथोलॉजी में क्यूपिड होते हैं ना, लव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोनेट नंबर ये जो 153 154 है, ऐसा कहा जाता है कि ये पार्ट 3 है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आप अरिहंत पढ़ लो, R.K. गुप्ता पढ़ लो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ लो, डेविड डचीज पढ़ लो, विलियम जे लॉन्ग पढ़ लो, ट्रूमैन पढ़ लो, कोई अदर स्टेट की बुक हो उसको पढ़ लो, कोई भी बुक आप पढ़ लो, तो ये जो पार्ट 3 है बहुत कम बुक्स में मेंशन होता है। हाँ अलग से मेंशन कर देंगे, लेकिन स्पेसिफिक नहीं करेंगे कि पार्ट 3 में ही मेंशन किया जाता है। पर पता होना चाहिए क्यूपिड को रेफर करता है, जो कि ग्रीक में भी है, क्रिश्चियन में भी है। बहुत सारी माइथोलॉजी में क्यूपिड यूज हुआ है, बेसिकली एज एन एंजल काम करता है, लव एंजल। अब बात करते हैं आगे। सोनेट 14 लाइंस की शॉर्ट पोयम होती है, शॉर्ट पोयम होती है, लेकिन हर सोनेट में शेक्सपियर ने 14 लाइन को यूज नहीं किया, एक्सेप्ट सोनेट 99 126। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि शेक्सपियर ने ये कहा था कि हर उसको वो 14 लाइंस में बताएंगे, लेकिन 99 सोनेट में 15 लाइंस हैं, 126 जो सोनेट है उसमें 12 लाइंस हैं। वेरिएशन देखिए आप, 12 लाइंस 15 लाइंस। किसी एक पेपर में पूछा हुआ था कि शेक्सपियर का ऐसा सोनेट जिसमें कि 12 लाइंस में एक बात कही गई है, 126, ठीक है। अब जो 126 सोनेट है, ये आपने एक मैं आपको रेफर करूंगी, सोनेट नंबर 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर,
ये ज़रूर पढ़ना आप, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही फेमस सोनेट है और इसमें पूछ लिया गया था कि बताइए, फर्स्ट लाइन ही पूछ रही थी, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स, कि जिसको ये रेफर कर रहे हैं बेसिकली यंग मैन को, उनको कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी जो अपीयरेंस है उसको स्प्रिंग से कंपेयर कर दूं, समर से कंपेयर कर दूं। और समर में क्या होता है, गर्मी होती है लेकिन डेज बड़े होते हैं। तो फ्रेंड को कह रहे थे कि आप मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, शायद अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को कह रहे थे, इसलिए मैं आपको हमेशा समर से कंपेयर करना चाहता हूँ कि दिन बड़े होते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 14 लाइंस को डिवाइड करते हैं ऑक्टेव, सेस्टेट, ऑक्टेट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होती है, 8 लाइंस, 6 लाइंस। पूछ लेता है, कई बार ये पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि ऑक्टेट या ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं। ऑप्शन आपको दे देगा 8, 10, 12 या 15, 14 भी दे सकता है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, या बहुत बार ऐसे होते हैं लिटरेरी टर्म्स हमें ध्यान नहीं रहती, वो यहाँ पे गलती कर सकता है। ठीक है, राइम स्कीम, इनकी राइम स्कीम पूछता है। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, ठीक है, पहली बात तो वो 3 क्वार्टरेंस में लिखे गए हैं, एक कपलेट है। क्वार्टरेंस में 4 लाइंस होती हैं, एक क्वार्टरेन में 4 लाइंस होती हैं। देखिए मैथ्स आ गया थोड़ा सा। एक कपलेट में 2 लाइंस होती हैं। तो अगर 3 क्वार्टरेंस की बात कर रहा है तो यानी कि 4 × 3 12 लाइंस हो गई। एक कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, यानी कि यहाँ से 2 हो गई, तो 12 + 2 = 14। ये आपको लिख लेना कहीं पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइम स्कीम है। ठीक है, इसकी राइम स्कीम और स्पेंसर के जो आप सोनेट्स पढ़ेंगे उसकी राइम स्कीम थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये वाली जो राइम स्कीम है ना, ये शेक्सपियर की है। अब याद कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जी, या तो लास्ट की टर्म याद कर लो या फिर स्टार्टिंग की याद कर लो, आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन ये भूलना नहीं है, 2 लाइंस हैं, ये कपलेट है, 4 4 4, ये क्या हुआ, क्वार्टरिन। ठीक है, पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो कैरेक्टर्स में से पूछता है। मैंने आपको कहा था मैं पीरियड बता दूंगी इसको कि कितने पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए शेक्सपियर का जो लिटरेरी पीरियड था, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में ऐसे करके लिख देती हूँ। फर्स्ट पीरियड जो इसका था वो था 1585 से लेके 94। सेकंड जो इसका पीरियड था वो था 1594 से लेके 1600। थर्ड जो पीरियड था वो था 1600 से लेकर 1608। फोर्थ जो पीरियड था 1608 से लेकर 1613। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें किया क्या था। शेक्सपियर जब ये फर्स्ट थे एज अ राइटर, वो बहुत कुछ सीख रहे थे। जब सीख रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितनी भी उन्होंने लिखी हैं चीज़ें, उसमें यूथफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा यंग लोगों का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, प्लस इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, अब इमेजिनेशन का जब स्कोप है यानी कि आपको एक जगह ला के छोड़ देगा और आपसे कहेगा कि जी आप जो हैं इस टाइम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में खड़े हैं, एक घोस्ट आपको दिखा, जब आप हैमलेट पढ़ेंगे तो कह देगा एक घोस्ट मेरे सामने आ रहा है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, यहाँ वाली जो चीज़ें हैं 1594 से लेकर 1600 तक, ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे थोड़ा सा सीख गए थे। यहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल लिखा है, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेज प्लस जॉयस कॉमेडीज़। जॉयस कॉमेडीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या बताएगा, देखिए मैं बता देती हूँ। जॉयस कॉमेडीज़ का मतलब होता है कि आपको ये कहेगा कि आप इंजॉय करेंगे। एज यू लाइक इट इसी टाइम में आई थी, 12th नाइट इसी टाइम में आई थी। नेक्स्ट वाला जो पीरियड है 1600 से लेकर 1608, इसमें इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। जितने भी शेक्सपियर के मोस्टली ट्रेजेडीज़ हैं वो इस एरा में लिखी गई हैं, यानी कि 1600 से लेके 1608।
फर्स्ट 26 सोनेट यहाँ लिखे गए थे फर्स्ट में, सोनेट्स को भी इन्होंने टुकड़ों में लिखा है, तो यहाँ लिखे गए थे फर्स्ट 26 सोनेट। और पब्लिश कब हुए थे सोनेट्स? जब पब्लिश हुए थे क्या ईयर था? जो देख रहे हैं जिनको पता है वो बता सकते हैं, फिर मैं ईयर बता दूंगी कि सोनेट किस ईयर में पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर के सामने ही हो गए थे, ठीक है, शेक्सपियर के सामने ही हो गए थे, 1608 के बाद है। देखिए ट्रेजेडीज हो गई, इसके बाद इन्होंने जो लिखा है वो मिक्स चीज़ें लिखी हैं, मिक्स इन द सेंस कि कोलैबोरेशन में लिखा है। किसके साथ कोलैबोरेट किया है? फ्लेचर के साथ। फ्लेचर के साथ इन्होंने विंटर्स टेल लिखा था, ठीक है। हेनरी 8 जिसे बेसिकली हेनरी 8 की प्रॉपर रेफरेंस का थोड़ा ही पार्ट है क्योंकि वो खो गया था, हेनरी 6 लिखा था, ठीक है। तो हेनरी 6 द विंटर्स टेल इस वाले पार्ट में आते हैं फ्लेचर के साथ। हाँ जी रमनप्रीत जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 1609 में सोनेट्स को पब्लिश कर दिया गया था, ये शेक्सपियर के सामने ही पब्लिश हो गए थे, ठीक है। 94 तक अगर 26 सोनेट लिखे थे तो इस बीच में एज अ पोएट इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ तक इस वाले फेज तक यानी कि 1609 तक सोनेट्स लिखे होंगे। अब आप टाइम स्पैन देखो कि अगर 94 से 1608 का जो टाइम स्पैन है यानी कि 10 साल से ज़्यादा, 12-14 साल इन्होंने सोनेट लिखे हैं। रमनप्रीत जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 1609, ठीक है। स्पैन थोड़ा सा आप अगर याद कर लोगे तो सही है, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत कहाँ आएगी कि इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, वो मत पढ़ना क्योंकि वो नहीं पूछेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, जो चीज़ एग्ज़ाम में आती है हमेशा उसी का बेनिफिट होता है पढ़ने का, ठीक है। इसके अंदर अगर उसके 4 प्लेज आते हैं, मान लो ये तो एंड्रोनियस तो इधर आएगा, एज यू लाइक इट इधर आएगा, हैमलेट इधर आएगा, ये चीज़ आप 36 जो है स्पैन वाइज याद नहीं कर पाओगे और ये पूछता भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ पूछता है कि फर्स्ट जो लिटरेरी काम था कब तक था, सेकंड कब तक था, थर्ड कब तक था, फोर्थ कब तक था। ये प्लीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। इस पे बेस क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। 4 क्वेश्चन लास्ट मास्टर कैडर में आए थे, मैं वो भी करा दूंगी। हाँ जी आर्य जायसवाल जी 1609 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं और फिर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए एक और चीज़, रोमन प्लेज, शेक्सपियर ने रोमन प्लेज भी लिखे थे, लेकिन उनकी रेफरेंस जो थी वो प्लूटार्क से ली थी। प्लूटार्क, अब बात आती है कि प्लूटार्क कौन थे। हमने तो शेक्सपियर के टाइम में जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स पढ़े हैं हमें तो नहीं पता। दरअसल प्लूटार्क एक फिलोसोफर थे, ठीक है, ग्रीस से बिलोंग करते थे, यानी कि बाय नेशनैलिटी ही वॉज ग्रीक। तो प्लूटार्क की जो रोमन आइडियोलॉजी थी यानी कि रोम से रिगार्डिंग प्लेज उन्होंने लिखे, तो ये हमें शेक्सपियर में मिलते हैं। कौन कौन से प्लेज थे देखिए, जूलियस सीजर पहला नंबर 1, फिर आ जाता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा सेकंड, थर्ड था कोरियोलैनस, हाँ ये था। ये 3 जो प्ले लिखे हैं ये रोमन प्लेज हैं। दरअसल रोम की भर भर के रेफरेंस आपको मिल जाएगी। जूलियस सीजर, ठीक है, एंटी एंड क्लियोपेट्रा में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था जूलियस सीजर का, और जूलियस सीजर एक अलग से भी प्ले है। तो जूलियस सीजर, एंटी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलैनस, लेकिन कोरियोलैनस बाद के लेटर टाइम में लिखा था, इसलिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नोट कर लेना, वैसे इसके साथ आपको एक और ऑप्शन दे सकता है और कह सकता है कि बताओ इनमें से है या नहीं है। तो रोमन प्लेज ये 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लूटार्क से लिए थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए एक और चीज पूछता है, प्रॉब्लम प्लेज। अगर आप पेपर दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको अक्सर एक चीज़ ये देता होगा कि शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट है, दरअसल शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट नहीं था ये, कॉन्सेप्ट तो किसी और ने बाद में किया था, लेकिन जब हम एज अ रीडर पढ़ते हैं तो हमें पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें।
प्रॉब्लम प्लेज शेक्सपियर ने नहीं लिखे थे, शेक्सपियर ये अलग से कैटेगरी उसको डाल दिया गया। प्रॉब्लम प्लेज का मतलब होता है कि इन वाले प्लेज में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जिसे हम वर्सेस कहते हैं ना, डैश वर्सेस डैश, कि एक की लड़ाई दूसरे से हो रही है। अब क्या चीज़ था जो कॉन्फ्लिक्ट था? मैन्स विल वर्सेस हिज एनवायरमेंट। अब ये चीज़ देखो आप, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम प्लेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है कि मैन चाहता कुछ है। हैमलेट क्या चाहता था? कि किसी को भी नहीं मारे, लेकिन घोस्ट आता है फादर का और क्या बोलता है कि मुझे किसने मारा? क्लॉडियस ने मारा। ठीक है, क्लॉडियस एट द एंड प्रेयर कर रहा होता है और क्या होता है? मारने की कोशिश करता है, बट वो ये सोचता है ना कि मैं ये नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब कोई गॉड को याद कर रहा हो और मैं उसको मार दूँ, मेरे हाथ में स्वॉर्ड है, तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हैमलेट के पास, पर नहीं किया। ठीक है, किससे रिवेंज लेना चाहता था? गर्ट्यूड से। कौन थी? खुद की मदर थी, लेकिन अंकल से शादी कर ली थी क्लॉडियस से, जो कि उनके रिलेशन में थे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि एनवायरनमेंट ये कहता है कि जो फादर हैं, चाहे स्टेप फादर हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, गर्ट्यूड को विडो ना किया जाए। लेकिन अब हुआ क्या? ये इस आइडियोलॉजी का क्लैश हो गया। ठीक है, हैमलेट में हमें ये नेटवर्क प्रॉब्लम, बच्चे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो एक्सटेंडर में पूरा आ रहा है। आप अपनी वाली उससे साइड से चेक करो बच्चे, वहाँ से प्रॉब्लम होगी शायद। यहाँ तो फुल नेटवर्क है। नेटवर्क का तो मैंने पहले ही देख लिया था, क्लास से पहले ही। ठीक है, मैन्स विल का कॉन्फ्लिक्ट है हिज एनवायरनमेंट के साथ। अब प्रॉब्लम प्लेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये किस किस को फॉलो करता है? देखिए, इब्सन, जीबी शॉ, शेक्सपियर के बाद इन लोगों को मेन माना जाता है। इब्सन, शॉ, जीबी शॉ, ये लेटर 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि हमें जीबी शॉ को पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक एस बायोस, ये पर्सन थे। ठीक है, ये पर्सन थे जिन्होंने कि ये टर्म कॉइन की थी, प्रॉब्लम प्लेस। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा नाम। फ्रेडरिक एस बायोस ने ये टर्म कॉइन की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस देखने हैं दरअसल हमें। ठीक है, कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, बाकी जो आज बताया गया है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ, इससे आपको बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे। देखिए, कैरेक्टर्स, कोई भी प्ले जब आप पढ़ते हो, सारा तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि मोस्टली जो इसने प्ले लिखे हैं वो 5 एक्ट्स में लिखे हैं। 5 एक्ट्स, सीन 1 से लेकर सीन 7 भी है। ठीक है, कितने पढ़ लेंगे? वो भी ओल्ड इंग्लिश में है। हम प्ले नहीं पढ़ेंगे, हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स के जो फेमस डायलॉग्स हैं उन पे से क्वेश्चन पूछता है। ओपनिंग सेटिंग कहाँ की है? जैसे ओथेलो, मूअर ऑफ वेनिस। ठीक है, तो ओथेलो कहाँ था? एक मूअर था वेनिस का, तो हमें पता चलता है कि जी वेनिस की सेटिंग है। टेम्पेस्ट कहाँ की सेटिंग है? एक शिपरैक होता है, मोस्टली जो है शिपरैक के ही सीन है, तो उसकी सेटिंग कभी नहीं पूछता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। नंबर मैं आपको बता दूंगी। शिवांगी जी कह रहे हैं नेटवर्क इज़ फाइन। ठीक है, पीडीएफ में देखिए, अगर आप लास्ट मास्टर कैडर का पेपर देखेंगे ना, मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लेना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट मास्टर कैडर में डी सेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। इजीली अवेलेबल है, आप मास्टर कैडर लास्ट ईयर डालोगे, 2017 का पेपर आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द बिगिनिंग इज
इज डोमिनेटेड बाय अ घोस्ट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 30 था। लास्ट में ऑप्शन देखो क्या दिए गए हैं। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ट्वेल्थ नाइट। इससे एक और क्वेश्चन बनेगा जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, दो बनेंगे एक्चुअली। देखिए हैमलेट की जो ओपनिंग होती है ना, हैमलेट की ओपनिंग एक घोस्ट की होती है कि किसी को दो जनरल्स होते हैं, बोनेको और एक और पर्सन होता है, मोंको ड्यूटी कर रहे होते हैं, यानी कि एज अ गार्ड देखते हैं कि घोस्ट की एंट्री हुई है और ये जाके भाग कर हैमलेट को बताते हैं। ठीक है, तो जो ओपनिंग है वो हैमलेट से होती है। अब देखते हैं आपके कमेंट्स। हाँ जी रमनप्रीत जी सही कह रहे हैं आप, हैमलेट ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ आप आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 35 आया था। देखिए मैं मेन क्वेश्चन रीड कर देती हूँ और आपके लिए थीम लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, शेक्सपियर के कौन से प्ले में कह रहा है, देयर इज अ सीन नोन एज द ग्रेव डिगर्स। ग्रेव डिगर्स का जो सीन है प्रॉपर वो किस में यूज किया गया था? ऑप्शन देखिए, हेनरी 4, हैमलेट, रिचर्ड सेकंड, किंग रिचर्ड सेकंड लिखा है वैसे ऑप्शन में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और मैकबेथ। अब आप मुझे बताओ कि किस में कहा गया था? हैमलेट। हाँ जी मनबीर सिंह जी, वो पहले वाले का आंसर आपने बिल्कुल सही बताया है, दोनों ने बिल्कुल सही बताया, आपने भी और रमनप्रीत जी ने भी। ग्रेव डिगर्स किस में मिलते हैं? सही कह रहे हो आप, हैमलेट में मिलते हैं। ठीक है, तो दो पूछे गए थे। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो रोमांटिक कॉमेडी है। किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो ऐसे ऑप्शन दिए गए थे ना, दोबारा देखो ज़रा, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ये ऑप्शन दिए गए थे ना, ये सारी तो ट्रेजेडीज़ हैं। ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है। प्लस एक और क्वेश्चन उसमें से बनता है कि ट्वेल्थ नाइट का एक जो नेक्स्ट जो सब टाइटल जिसको कहते हैं ना वो क्या था, पता है तो बता दो। देखो ट्वेल्थ नाइट का था जो सब टाइटल है या जो टाइटल है और करके, व्हाट यू विल, ये ट्वेल्थ नाइट का जो टाइटल है ये व्हाट यू विल पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका नाम ट्वेल्थ नाइट क्यों है? क्योंकि ये क्रिसमस के एग्जैक्ट 12 दिन पहले या 12 दिन बाद में परफॉर्म हुआ था। एग्जैक्ट रेफरेंस हमें सिर्फ क्रिसमस की मिलती है। ये किसी ने शेक्सपियर से पूछा कि जो प्ले हम परफॉर्म करने वाले हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, तो शेक्सपियर ने ये कहा कि ट्वेल्थ नाइट, रैंडम नाम वो दे देते थे। आप बहुत सारे उनके प्ले देखेंगे, जैसे जूलियस सीजर जो प्ले है उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है जूलियट है, जूलियस है। रोमियो जूलियट है, उसमें दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट थे इसलिए उनका नाम रोमियो जूलियट है। हैमलेट में सेंट्रल कैरेक्टर हैमलेट है। ठीक है, उसके आगे पीछे सारी स्टोरी घूमती है तो कैरेक्टर क्या है? हैमलेट है। मैकबेथ में क्या है? मैकबेथ है। तो वो सोचते नहीं थे, ठीक है, जो उनके दिमाग में आता था वो लिख देते थे। क्यों? क्योंकि बेसिक पर्पस क्या था कि प्ले को परफॉर्म करना है बस। शेक्सपियर जो भी अर्निंग करते थे, दो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स। ब्लैक फायर्स भी मिल जाता है, दोनों ही नाम सही हैं। इन दो थिएटर्स में वो एक्ट भी करते थे और उसमें इनका पैसा भी इन्वेस्ट था। आपको बता दूं मैं, 1599 में जब ग्लोब सेटअप किया था तो 50% से ज़्यादा शेयर्स किसके थे? हाँ जी मनबीर सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने, व्हाट यू विल। हो सकता है मैसेजेस मेरे पास लेट आ रहे हों, लेकिन हाँ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 1599 में ग्लोब आया था, 1613 में इसको आग लगा दी गई थी। तो शेक्सपियर का जब पैसा डूब गया था तो भी लोग कहते हैं कि उस दिनों शेक्सपियर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि एक तो ग्लोब जो थिएटर है वो बर्बाद हो गया था, उनका पैसा डूब गया था जो उन्होंने इतने सालों में कमाया था। दूसरा, उनके घर के 4 मेंबर्स यानी कि 2 दोस्त और 2 फैमिली मेंबर को उन्होंने खो दिया था, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। तो जो शेक्सपियर का लेटर हाफ पीरियड है ना, जो मैंने आपको बताया 1608 से लेकर 1613 तक जो उन्होंने लिखा है, उसमें वो बहुत ज़्यादा हाफ
फॉर्म में है, इसीलिए कोलैबोरेशन वर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है कि राइटर्स से बात की, खुद परफॉर्म करते थे लेकिन राइटिंग को अपना पूरा टाइम वो नहीं दे पाए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज़्यादा बच्चे पिछली बार ये अटेम्प्ट नहीं करके आए थे। बिहाइंड, देखिए ये शेक्सपियर लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बिहाइंड शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज एंड 2 ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज कौन सी है? मैकबेथ एंड किंग लियर। ठीक है, लाइज अ वर्क, एक वर्क की बात की है जो कि किसने लिखा है? वर्क बाय होलिनशेड, ये राइटर का नाम है जिसने लिखा है, एंटाइटल्ड। देखिए शेक्सपियर के 2 ट्रेजेडीज को किसी एक राइटर ने यूज किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे रिसर्च की है, उस राइटर का नाम था होलिनशेड, और उन्होंने उसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ऑप्शंस में देखिए, स्टोरीज, हिस्ट्रीज, मैं ऐसे लिख देती हूँ, बाकी ऑप्शन क्या है? टेल्स या क्रॉनिकल्स। अब किसका नाम दिया है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन? नहीं आया मैसेज, लगता है सोच रहे हैं। सोचिए सोचिए। देखिए किंग लियर को और मैकबेथ को उन्होंने हिस्ट्रीज नहीं, हिस्ट्रीज की कैटेगरी में नहीं डाला है ना। स्टोरीज, हिस्ट्रीज, टेल्स एंड क्रॉनिकल्स किसकी कैटेगरी में डाला है? देखना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने क्रॉनिकल्स की कैटेगरी में डाला है। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है स्टोरीज उन्होंने लिख दी है, लेकिन क्रोनोलॉजी जो है उस हिसाब से वो चल रहे हैं। तो क्रॉनिकल्स का एक मतलब ये भी होता है कि छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है उनको यूज़ करके कुछ और लिखना। ठीक है, रेफरेंस, जैसे हम पंचतंत्र की रेफरेंस ले लेते हैं। मोहित जी हेलो, हरलीन जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्रॉनिकल्स। वेरी गुड। मोहित जी ने बहुत सारी बार हाय हाय हेलो भेजा है, तो मोहित जी सबकी बार का एक ही बार आपको हाय हेलो। रमनप्रीत जी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे शेक्सपियर में से। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा आया था देख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ अपने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 49th जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा था, वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है? ये हम लास्ट एक क्लास हमने डाल रखी है उस पर, उसमें भी डिस्कस किया था कि वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीसी। ठीक है, हाँ, रेप ऑफ लुक्रीसी एंड वीनस एंड एडोनिस, ये जो है 154 जो सोनेट्स लिखे गए हैं उनका एक्सटेंशन कही जाती है कि 150 सोनेट्स को जब पूरा कर लिया था 154 सोनेट्स को, तब ये दोनों लिख दी थी। ठीक है, अब ये डेडिकेट किसको की गई है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नाम क्या था? हेनरी रियोदिस्ले। ठीक है, क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस, इसके तो ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा। बोल देती हूँ, देखो थॉमस किड दे रखा है, शेक्सपियर दे रखा है ऑप्शन में, वैसे ये इजी था लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिए हैं, स्पेंसर भी दिया है और टेड ह्यूजिस भी दिया है, ये शायद मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था। तो यहाँ तो हमारे ये वाला पेपर तो हमारा ख़त्म हो गया। हरलीन कौर जी शेक्सपियर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है शेक्सपियर, क्योंकि ये वीनस एंड एडोनिस इनके अलावा किसी ने लिखी ही नहीं है। ठीक है, मिलता जुलता नाम भी नहीं है। चलो अब करते हैं अपने वाले क्वेश्चंस। अपने वाले क्वेश्चन इन द सेंस जो मैं ऑलरेडी प्री प्लान करके लाई थी, कहीं कहीं से ढूंढ के लाई थी, अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो अब 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, फिर देखते हैं। इसका आंसर हो सके तो आप बताना, फ़ायदा होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है, कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने यूज्ड एन एपिलॉग? अब आप मुझे बताओगे ये। अब सवाल ये उठता है एपिलॉग का मतलब क्या होता है? देखो ये ऑपोजिट है प्रोलोग का। ठीक है, अगर आपने चौसर का वाइफ ऑफ बाथ पढ़ा होगा तो लिखा रहता है हेडिंग में द जनरल प्रोलोग एंड द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है,
प्रोलोग का मतलब होता है बिफोर टेक्स्ट, कि किसी भी टेक्स्ट को जब आप शुरू करते हो ना, कहानी को, कोई भी राइटर, तो स्टार्ट करने से पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बता देता है, तो वो प्रोलोग का पार्ट है। हाँ जी कुलदीप जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, शेक्सपियर, सही, बिल्कुल से करेक्ट आंसर। एपिलोग का मतलब होता है एंड, यानी कि क्लाइमैक्स से थोड़ा पहले, क्लाइमैक्स से थोड़ा पहले एपिलोग लिखा जाता है। और शेक्सपियर ने किस में लिखा है, ये आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। ऑप्शन दे दूँ आपको फटाफट, सारे नहीं लिखते, एक काम करते 2 ऑप्शन दे देती हूँ। टेम्पेस्ट, हैमलेट, हेनरी IV पार्ट 1। देखो ये कंफ्यूज मत हो जाना, पार्ट 1 है। हेनरी पे बहुत सारे इन्होंने लिखा है क्योंकि किंग हेनरी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। 12th नाइट। अब आंसर बताओ जल्दी से। एपिलोग किस में यूज किया गया है, एक ही जगह देखने को मिलेगा, क्लियर कट एपिलोग वर्ड, टेम्पेस्ट में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एपिलोग आ गया। एपिलोग उल्टा होता है, ऑपोजिट है प्रोलोग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया है बिकॉज मुझे लगा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लव, हेट्रेड, इंट्रीग, एनवी। जब भी आप शेक्सपियर से सोनेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो थ्रू आउट द थीम है, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, देखिए ये बुक है द सोनेट्स, सिर्फ सोनेट्स ही सोनेट्स हैं इसमें शेक्सपियर के, मेरे पास पढ़ी हुई थी इसलिए मैं ले आई। इंट्रीग नहीं पता चलता, एनवी नहीं पता चलता, हेटेड नहीं पता चलता, सिर्फ लव थीम है, क्योंकि पहले फ्रेंड के लिए लिखा था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक के लिए, साउथहैम्पटन के लिए, और बाद में डार्क लेडी के लिए लिखा था। एट द एंड क्यूपिड था, क्यूपिड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो आंसर हो गया लव। अब आगे देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत इजी है, टोटल नंबर ऑफ सोनेट, ये नहीं पूछूंगी, इजी वाला नहीं पूछूंगी, डिफिकल्ट वाला पूछूंगी। फ्रायल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पेपर मैंने अपने सामने देखे हैं जिनमें पूछा है। दाई नेम इज वुमन, और ये पता होना चाहिए। अगर इस टाइम अभी 13 लोग प्रेजेंट है तो मैं ये मान के चल रही हूँ एटलीस्ट 5% लोगों को, 5 लोग तो इसका रिप्लाई करेंगे। इज टेकन फ्रॉम, जो बाद में करेंगे वो तो एक अलग ही बात है, हो सकता है कहीं काफ़ी लोग बिजी हों, ठीक है, क्योंकि आज हम गलती से लेट हो गए, उसके लिए अपॉलॉजी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। किंग लियर और जूलियस सीजर। अब इसका आंसर बता दो फटाफट। हरलीन कौर जी, ए, शायद आप पिछले वाले का बता रहे हो ना, है ना। फ्रायल्टी, दाई नेम इज वुमन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बताओ किसने कही थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2013 में, 17 में, 18 में। बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है हैमलेट। हैमलेट ने गर्ट्यूड के लिए ये कहा था, ठीक है। फ्रायल्टी, दाई नेम इज वुमन, कि इसको कहते हैं वुमन, कि हस्बैंड को गए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने क्लॉडियस से, जो कि हैमलेट के अंकल थे हैमलेट के, उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। तो गर्ट्यूड के लिए बात कही गई थी, ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखना। हाँ जी रमनप्रीत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बार 5 पेपर्स ऐसे मैंने खुद देखे हैं, मतलब मास्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर आप डीयू का सिलेबस देखेंगे, एक और यूनिवर्सिटी का मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी का देखा था, उसमें भी ये एंट्रेंस में पूछा गया था। एंट्रेंस में नहीं, दरअसल ये टीचिंग एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि अगर आप शेक्सपियर की 50 बेस्ट लाइन्स को सर्च करेंगे उसमें से ये एक लाइन है। और जितने भी पेपर्स बनते हैं ना एग्ज़ाम के, ठीक है, उसमें से नेट की बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती है। अब और नेट, यूजीसी नेट में तो ये पूछा ही था, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं।
4th क्वेश्चन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एज कैन नॉट विदर हर। विदर का मतलब होता है कि जो एजिंग का प्रोसेस है ना, उसका इस पर कोई असर नहीं होता, इसकी एज नहीं बढ़ती। नॉर कस्टम स्टेल। फिर एक लाइन ऐसे करके दी गई है, हर इन्फिनाइट वेराइटी। ये एक लाइन है और किसी कैरेक्टर के बारे में कही है शेक्सपियर ने, क्योंकि थोड़ी पोइट्री फॉर्म में है ना, कि ना तो उसका एज कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही जो रैंडम ब्यूटी है, मतलब आप कितने तरीके की लड़कियों को देख लो, आप जब क्लियोपेट्रा को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये आपको भाव नहीं देगी। कुछ इस तरीके की अपीयरेंस एंटी एंड क्लियोपेट्रा में इसकी बताई गई है। तो मैंने तो गलती से आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। 6 क्वेश्चन रहते हैं इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे। ओथेलो, थर्ड है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन चेंज कर देती हूँ। डी है रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, अब देखो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट। दरअसल ये जो लाइन थी एंटनी के फ्रेंड ने एंटनी को बताई थी, ठीक है, जब वो क्लियोपेट्रा के बारे में बात कर रहा होता है। यानी कि एंटनी जो कैरेक्टर है उसने क्लियोपेट्रा के बारे में ये सुनी होती है लाइन, कौन कहता है, एंटनी का फ्रेंड बात कर रहा होता है। ठीक है, हरलीन कौर कह रही है सी, वेरी गुड हरलीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लग रहा है कि मतलब या तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूनिक लिए गए हैं, ठीक है, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि शायद आप तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बबली सिंगला जी कह रही है सी, हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन था, बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं भूल गई वैसे तो क्वेश्चन कौन सा था, बट चलो 5 मान के चलती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर। मैंने इनकम्प्लीट इसलिए लिखा है बिकॉज मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी ना, बाद वाले भी कहेंगे कि पता नहीं आज की क्लास में फिर हमने क्या मिस कर दिया। एज यू लाइक इट एक प्ले है, इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ये ज़रूर आपको समरी इसकी पढ़नी पड़ेगी, मैं करवा दूंगी ये। ठीक है, रोजालिंड, थीम अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सीलिया, थर्ड है ऑरलैंडो, और 4th क्या है, पोर्शिया। अब आप मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। देखो, रोजालैंड का जो नाम था ना, गैनीमीड का कैरेक्टर निभाया था, ठीक है, गैनीमीड का कैरेक्टर इन 2 लोगों ने क्रॉस ड्रेसिंग करी थी। ठीक है, शेक्सपियर के प्ले में, शेक्सपियर के जितने भी इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं, क्रॉस जेंडरिंग यानी कि क्रॉस ड्रेसिंग का बहुत है रोल। किसी एक राइटर ने कहा था कि शेक्सपियर के प्ले में आपको न्यूमरस वुमेन्स मिल जाएंगी, यानी कि इट्स ऑल अबाउट विमेन। सारे के सारे कैरेक्टर जो है विमेन सेंट्रिक है, पर जब वो परफॉर्म किया जाता था ना थिएटर में, तो विमेन का कैरेक्टर भी मैन ही प्ले करते थे। ठीक है, क्रॉस ड्रेसिंग को यहाँ पे हिट किया गया, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया है। रोजालिंड और सीलिया भाग जाते हैं और कैसे मिलते हैं, टचस्टोन और जेक से क्रॉस ड्रेसिंग करके, यानी कि लड़के मिलके बात करते हैं उनसे और तब जानते हैं उनको। हाँ जी, रमनप्रीत जी, हरलीन जी और सतनाम जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, पोर्टिया। दरअसल ये जो कैरेक्टर है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ठीक है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, शेक्सपियर बिलोंग्ड टू, वैसे ही बहुत इजी है, बिलोंग टू द एज, मतलब विच एज पूछ रहा है। एलिजाबेथ से बिलोंग करता था, एलिजाबेथन एज। मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये एटलीस्ट पता चल जाए कि क्या क्या ये दे सकता है। रेस्टोरेशन एज, सी जो है वो है विक्टोरियन, फिर है रोमांटिक। अब सीक्वेंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैम, मनबीर जी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने
हाँ, आपने जो हैमलेट का आंसर दिया था सही है, दिख रहा है मुझे। हो सकता है जैसे लिखते हैं ना तो सबका नाम नहीं कई बार हो पाता, लेकिन हाँ आपने आंसर दिया है एंड आई अप्रिशिएट। हरलीन कौर जी कह रही है डी, शायद ये पिछले वाले का कह रही होंगी। हाँ, अब ए, सही कह रहे हो आप। एलिजाबेथन एज आती है सबसे पहले, फिर प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन आती है, फिर नियो क्लासिक आती है। नियो क्लासिकल से पहले आ जाते हैं मिल्टन की एज, है ना। मिल्टन की एज खत्म होती है, फिर अलेक्जेंडर पोप की एज आ जाती है, फिर रोमांटिक आती है, फिर विक्टोरियन आती है, फिर हमारी मॉडर्न एज आ जाती है। रमनप्रीत जी और बबली जी कह रहे हैं ए, हरलीन जी ने भी ए कहा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एज ऑफ एलिजाबेथ, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। एक वीडियो डाली थी आपके लिए, उसमें जिस्ट दिया था बैकग्राउंड का, अगर आप विजिट करना चाहें तो फिर से आप इसको विजिट कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा सा हम यूनिक लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो एंडलेस हैं शेक्सपियर के ऊपर। शेक्सपियर्स प्ले की बात है यहाँ पे, प्ले है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कौन सा प्ले की बात कर रहे हैं। देखो मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल रही हूँ कि शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस है। ऑप्शन देखो, ये कभी टीजीटी 2009 में पूछा गया था, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। कुलदीप जी ए, हाँ आपने जो जवाब दिया था सही है। मनवीर जी ने सी कहा था पिछले का, सही आंसर। नहीं मनवीर जी, पिछले वाले का तो सी आंसर नहीं था ना, जो हमने क्वेश्चन किया था ए था उसका तो। हाँ हो सकता है कमेंट में अगर ऊपर नीचे हो गया हो आपने कौन से क्वेश्चन का दिया, बिकॉज मैं शायद जल्दी चल रही हूँ थोड़ा, 10 सेकंड्स का थोड़ा सा यूट्यूब के उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। हैमलेट जो प्ले था वो किससे इन्फ्लुएंस था, देखिए, मार्लो, किड, अब आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, पीले, और डी क्या है, नैश। यूनिवर्सिटी विट्स है ना तीनों, पीले, जॉर्ज पिले, थॉमस नैश, थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो। देखिए एक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, जब स्टार्टिंग के फेज़ में लिखना स्टार्ट किया था शेक्सपियर ने, जो लिटरेरी पीरियड फर्स्ट था, उस सारे प्ले में आपको क्रिस्टोफर मार्लो की रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन मार्लो की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए ये आंसर नहीं है। पिले ने रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए इनको इन्फ्लुएंस किया था, पिले ने और लिले ने, यानी कि जॉन लेले की बात हो रही है, ठीक है। ग्रीनी इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, तो ग्रीनी का मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रीनी ने इनको कहा था अप स्टार्ट क्रो। देखो इस पे भी क्वेश्चन है एक, इस पे भी एक क्वेश्चन है। मार्लो, रमनप्रीत जी मार्लो नहीं है बच्चे आंसर। शेक्सपियर का जो ये हैमलेट का जो आइडिया था ना, ये इन्होंने किड से लिया था, हाँ ठीक है। मैंने दोबारा से ऑप्शन चेक करे, मार्लो है, पिले, किड, नैश, यहाँ पे थॉमस किड है आंसर, मार्लो नहीं है। मार्लो तो चले गए थे इस जहाँ से, ये आप चेक करो, ये थॉमस किड है। थॉमस किड की रेफरेंस हमें मिलती है, ठीक है। थॉमस किड की रेफरेंस कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगी अभी। थॉमस किड ने ट्रेजेडी लिखी थी ना, सिनेकन ट्रेजेडी, जिसमें आइडिया ऑफ रिवेंज था, याद करना, सिनेकन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी जो थी वो किड ने लिखी थी, थॉमस किड ने, ठीक है। मार्लो आंसर नहीं है, किड है। हाँ रमनप्रीत जी सही कह रहे हो, अपस्टार्ट क्रो का जो टाइटल दिया था वो ग्रीने ने दिया था इनको, क्योंकि कई बार ये होता है, ऐसा कहा गया था कि यूनिवर्सिटी विट्स और जो शेक्सपियर हैं ये साथ में काम करते थे, लेकिन पुष्टि इस चीज़ की नहीं है। दरअसल यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो एक ही तरीके का लिखते थे। मान लीजिए कोई जैसे 7 राइटर्स थे, लिले, ग्रीने, पीले, थॉमस नैश, थॉमस किड, ठीक है, और क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, 7 हो गए ना। तो एक तरफ वो थे और एक तरफ शेक्सपियर थे। तो अगर मान लो ग्रीनी ने थोड़ा सा रोमांस लिखा, तो जो भी राइटर थे वो एक ही तरीके का काम लिखते थे। और शेक्सपियर का क्या था, शेक्सपियर ने हर इन 7 लोगों से, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स से कुछ ना कुछ आइडियाज़ चुराए थे, इसलिए शेक्सपियर ज़्यादा फेमस हुए, वो यूनिवर्सिटी विट्स उनके मुकाबले थोड़े पीछे रह गए। तो इसका आंसर किड है। किड ने रिवेंज ट्रेजेडी, जो सिनेकन ट्रेजेडी से आइडिया था, वो लिया था। ग्रीने ने अपस्टार्ट क्रो कहा था, ये एक पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, डोमिनेटिंग पैशन। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि 37 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं।
डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ क्या था? क्या था? क्यों वो चाहता था? पावर चाहता था ना। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, जेलेसी, ग्रीड, एम्बिशन, और सी क्या था, रिवेंज। ये आप बताओ कि क्या था। मैकबेथ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा थी? क्या चाहिए था उसको? पावर चाहिए थी, लेकिन पावर कैसे मिलेगी? लालची था, हाँ था, लेकिन मेन सेंट्रल आइडिया नहीं है। सेंट्रल आइडिया की बात कर रही है कि क्या चीज़ उसको थी, कि स्टार्टिंग में हमें पता चलता है ना, ही वॉज जेलस अ लॉट विद हिम। हाँ सच बात है कि जेलिसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है रमनप्रीत जी। सेंट्रल कैरेक्टर जो है, देखिए जैसे हमें पता चला जेलिसी जो है वो इयागो के अंदर थी ना, ओथेलो में, तो मोटिवलेस मैलिग्निटी एक टर्म थी, उसमें यूज़ की गई थी। एम्बिशन था उसमें बहुत ज़्यादा, रिवेंज नहीं था। उसने शुरू से थोड़ी ना सोचा था कि रिवेंज ले लेगा, मार देगा। वो तो उन्होंने सबसे पहले किसको मारा? 2 लोग थे ना मैकबेथ के उसमें, कि अगर ये नहीं बनेगा तो दूसरा पर्सन मिलेगा, बनेगा। तो उसने क्या किया था मैकबेथ ने, उस पर्सन की सबसे पहले फैमिली, मैकडफ, अगर आपको कैरेक्टर याद हो तो मैकडफ का कैरेक्टर था इसमें। नहीं, जेलेसी नहीं है आंसर। बबली जी इसका आंसर जेलेसी नहीं है, जेलेसी नहीं है। जेलेसी हमें किस में देखने को मिलती है? थोड़ी सी जेलेसी में एज यू लाइक इट में देखने को मिलती है, थोड़ी सी हमें ओथेलो में देखने को मिलती है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलती है, ठीक है। जेलेसी नहीं है, रिवेंज भी नहीं है, एम्बिशन इसका करेक्ट आंसर है। उसको एम्बिशन क्या था, बहुत ही एम उसने हाई रखा था अपना, कि भाई मुझे तो सीधी क्या चाहिए, मुझे पावर चाहिए, किंग को मारेंगे, पहले तो उस पर्सन को मारेंगे मैकडफ को, ठीक है। ट्रैवल एंड फूड्स 12 क्या चल रहा है सर? देखिए ये मास्टर कैडर की क्लास चल रही है इंग्लिश की, ठीक है, जिसमें हम विलियम आर्डन शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। तो ग्रीड नहीं है, एम्बिशन है, एम्बिशन, ये थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैवल एंड फूड से 12 जी, चैनल पे नए पुराने होने से कुछ नहीं होता। मेन बात होती है कि जिस पेपर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं ना, दरअसल उस पेपर का जो कंटेंट है, आप 50 यूट्यूब वीडियोस अगर देख लें, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस ना पता चलें, या ये ना पता चले कि 12th नाइट का जो टाइटल था दरअसल वो क्यों लिखा गया था। मैंने ये पढ़ा था कि कहीं मैंने जो मेरे पास बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि 12th नाइट जो है, किसी ने एक्टर ने पूछा था जो कि पैरेलल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे शेक्सपियर का, कि प्ले का नाम बताओ भाई कि हम जो परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि प्लेकार्ड्स दिए जाते थे ना हाथ में, तो राइटर्स पकड़ते थे उस चीज़ को। तो शेक्सपियर ने रैंडम ये बोल दिया था कि 12th नाइट है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी ये थी, क्रिसमस से 12 दिन पहले भी परफॉर्म किया गया था और क्रिसमस से एग्जैक्ट 12 दिन बाद परफॉर्म किया गया था। आई डोंट थिंक कि आपको किसी बुक में मिलेगा। अगर आपने रिसर्च की है किसी चीज़ में, आप पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको पता होगा। मेरा तो शेक्सपियर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इवन जब मैं बीएड कर रही थी तब भी था, ठीक है, और मैं तैयारी करती हूँ अभी भी हायर और लेवल की, तो उसमें भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डैश डज नॉट, देखिए मैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिख रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये था 2009 में, 2013 में और 2017 में ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। अब ऑप्शन लिख देती हूँ और आप बताना, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्टिव मुझे इस टाइम दिख रहे हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन का उन्होंने गलत आंसर दिया है, बट वो शायद या तो कंफ्यूज हो गए होंगे या फिर उनको उस चीज़ के बारे में रिविजिट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको जवाब ना आता हो। लिटरेचर बैकग्राउंड से होंगे तो पता होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। 12th नाइट हो जाता है ऐसा, क्योंकि 37 प्लेज है ना, कितना हम याद रखेंगे एज अ पर्सन। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। किंग लियर,
लियर एंड कॉर्डिलिया, 3 बहनें होती हैं, ठीक है। रेगान, कॉर्डिलिया की ज़्यादा बात होती है। ओथेलो, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट। देखिए ट्वेल्थ नाइट जो है, हाँ जी मनबीर सिंह जी, पहले जो आपने आंसर दिया उसका एम्बिशन करेक्ट आंसर था। ट्वेल्थ नाइट जो है ना, ट्रेजेडी नहीं है, कॉमेडी है, वो भी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। मनबीर सिंह जी का आंसर आ गया एम्बिशन, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। इसकी जगह एक जो ट्रेजेडी का नाम होना चाहिए था वो मैकबेथ है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ आता है, ट्वेल्थ नाइट नहीं है। ये तो पहले ही आपको, हाँ बबली जी बिल्कुल सही है कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो कॉमेडी है, ठीक है। तो ट्रेजेडीज देखो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, 4 कैरेक्टर्स हमें बहुत डिटेल में करने पड़ेंगे, हैमलेट का, मैकबेथ का, और इनके प्ले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो आपको करने पड़ेंगे, कर लेंगे वो हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि क्वेश्चन यहीं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब 1-2 क्वेश्चन कैरेक्टर पे देख लेते हैं। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2013-14 में, ये तो DSSB में पूछा गया था। आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये पता है कि DSSB क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल ये दिल्ली के लिए जो टीचिंग जॉब होती है ना, जैसे पंजाब के लिए आपकी मास्टर कैडर है और हिमाचल के लिए हिमाचल की जॉब्स होती हैं, पर्टिकुलर मास्टर कैडर जैसा नाम नहीं होता उनका, ठीक है। तो मोटिवलेस मैलिग्निटी ये जो टर्म है किस में यूज़ हुई है, मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन देती हूँ, मैकबेथ, इयागो, ओथेलो या हैमलेट। अब आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो, ठीक है। यूट्यूब पे 10 सेकंड पीछे चल रहे हैं, चलो वेट करते हैं अभी। कमेंट्स में देख रही हूँ, कमेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं पर्टिकुलरली ले आऊँगी क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी आप मुझे बता देना। टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है शेक्सपियर का, क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक है और कम से कम नहीं तो इसके लिए 3 क्लासेस आपको प्रॉपर प्लान करनी पड़ेंगी। 3 क्लासेस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो देखना पड़ेगा। मोटिवलेस मैलिग्निटी पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। क्या चीज़ है कि एक कैरेक्टर के लिए ये टर्म यूज़ हुई थी कि उसका जो एम है ना, हाँ जी बबली जी, ओथेलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओथेलो, हाँ ओथेलो है। यूज़ किसके लिए हुआ था, यहाँ पे मुझे कैरेक्टर बता दो आप, मैं कैरेक्टर पूछ रही हूँ। ओथेलो आपने दिया कि ओथेलो में यूज़ हुआ है, सॉरी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। हु हैज़ बीन टर्म्ड, क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन टर्म्ड एज, किस कैरेक्टर को हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मोटिवलेस मैलिग्निटी कहते हैं, ठीक है। ये ओथेलो में यूज़ हुआ है लेकिन ओथेलो के लिए नहीं यूज़ हुआ है। हैमलेट नहीं है इसका आंसर, मैकबेथ भी नहीं है। 2 ऑप्शन रह गए, अब मुझे ये बता दो कि किस कैरेक्टर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी तक लास्ट जो कमेंट है वो ओथेलो पे ही आया है। देखिए दरअसल ये इयागो का कैरेक्टर था। इयागो के कैरेक्टर के लिए क्रिटिक्स ने एक स्पेसिफिकली टर्म यूज़ की थी कि मोटिवलेस मैलिग्निटी, कि भड़काता है डेस्डेमोना के अगेंस्ट ओथेलो को, ठीक है। और ओथेलो जो है वो यकीन कर लेता है कि रोडेरिगो के साथ डेस्डेमोना के कुछ रॉन्ग कनेक्शंस हैं। आंसर आया है, गुरप्रीत जी ने दिया है। हाँ जी गुरप्रीत कौर जी, इयागो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इयागो के लिए ये टर्म रिसर्चर्स ने दी थी, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था कि ये मोटिवलेस मैलिग्निटी को यूज़ करता है। मनबीर जी, ट्वेल्थ नाइट आप किसका आंसर दे रहे हो? लास्ट वाले क्वेश्चन का दे रहे हो क्या?
आई गेस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, ट्वेल्थ नाइट जो था वो कॉमेडी का पार्ट है, वो आपका करेक्ट आंसर है। बाकी गुरप्रीत जी ने जो आंसर दिया है इयागो का, ये बिल्कुल करेक्ट है। इयागो की वाइफ का नाम था एमिलिया, ठीक है। हैंकर चीफ लेके डेस्डिमोना का एक पर्सन को दे देते हैं और इयागो ऐसा वहम क्रिएट करता है, ऐसा कर र्यूमर क्रिएट करता है कि डेस्डिमोना के जो रॉन्ग कनेक्शंस हैं वो किसके साथ हैं, इयागो के। इयागो क्रिएट करता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग ओथेलो के लिए, और ओथेलो एट द एंड क्या करते हैं, डेस्डिमोना को मार देते हैं और इयागो को भी मार देते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया, एक ही पर्सन ने आंसर दिया है, ठीक है। ये कैरेक्टर हो गया। अब हैमलेट तो नहीं था, डेस्डिमोना के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, रोडेरिको के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इयागो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैकबेथ तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन हमने डिसाइड कर लिए। वैसे तो क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए फिर से क्लास प्लान करनी पड़ेगी, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन जाते जाते मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैलिबन नाम का जो कैरेक्टर है, ठीक है, किस प्ले में है ये कैरेक्टर, ये बता दो मुझे जल्दी से, जब आप देख रहे हो तो। कैलिबन नाम का कैरेक्टर किस में है? अब मुझे आंसर बताओ आप इसका। हाँ जी, आंसर आ गया। मनबीर सिंह ने जी ने आंसर दिया है ट्वेल्थ नाइट, करेक्ट। अच्छा, पिछले वाले का दिया आपने, क्योंकि इस ऑप्शन में तो ट्वेल्थ नाइट है नहीं। बबली जी ने आंसर दिया है द टेम्पेस्ट, करेक्ट आंसर है। कैलिबन नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि इसका हीरो भी है, हीरो ऑफ द प्ले। हीरो ऑफ द प्ले है। अब इस पे भी थोड़ा सा मुझे बताओ, हीरो है कि विलन है, ये दो चीज़ें। और हीरोइन का क्या नाम है इसमें, जो फीमेल लीड है? मनबीर सिंह यागो जो आप आंसर दे रहे हैं सर, ये पिछले वाले उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेटवर्क का जब वो होता है ना, तो मैसेजेस ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, कईयों के पास ये वाला क्वेश्चन पहुंच गया है और कई जो है पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बट ठीक है। हाँ जी बबली जी, विलन का कैरेक्टर है। हाँ, दो कैरेक्टर और हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक है प्रोस्पेरो, ठीक है, और एक है मिरांडा। ठीक कहा ना, प्रोस्पेरो को जाना जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। और मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि शिप रैक हुआ था इंग्लैंड में, ये एक्चुअल रियल इंसिडेंट पे है जो इन्होंने द टेम्पेस्ट लिखा है ना। टेम्पेस्ट में एक स्टॉर्म आता है, शिप टूट जाता है, ठीक है। हाँ जी बबली जी, मिरांडा नाम का जो कैरेक्टर है वो हीरोइन है इसकी, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा भी है कि बताइए कौन सा जो कैरेक्टर है वो टेम्पेस्ट में फीमेल लीड का कैरेक्टर है। उसमें ओथेलो से डेस्डिमोना का दिया होता है, पोर्शिया का कैरेक्टर भी दिया होता है और ओफिलिया का कैरेक्टर भी दिया होता है। ओफिलिया जो कैरेक्टर है दरअसल वो हैमलेट की हीरोइन थी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम अपना सेशन दी एंड करेंगे, बिकॉज फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोई इतनी लंबी वीडियो फिर देखेगा भी नहीं बाद में। एक क्वेश्चन थोड़ा और पुराना है, मतलब 2005 से है और उसके बाद 2014 में पूछा गया था, पर पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं ना, तो आ सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब आप हो सके तो मुझे इसका जवाब दे देना, फिर मैं डिस्कस करूँगी, इसमें से ही एक चीज़ निकलेगी। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा?
कह देते हैं जो लोग ज़्यादा नौटंकी करते हैं उनको ड्रामेबाज भी कह देते हैं। जब आप शेक्सपियर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीके के उसने ड्रामाज में परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन में से ही, जिसका आंसर आप मुझे दोगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, एंडिंग इन क्लोजर। चलो अब मुझे बताओ आप, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स अ ड्रामा, कि शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे हैं इसमें से कौन सा ड्रामा नहीं है। रिचर्ड द थर्ड, एडवर्ड द सेकंड। देखो एडवर्ड द सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडवर्ड सेकंड। ठीक है, हैमलेट और टाइटस एंड्रोनिकस, जो कि फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट ट्रेजेडी थी। लास्ट वाली कौन सी थी, लास्ट वाली टेम्पेस्ट्री थी ना। आंसर का वेट देखें, वेट कर रही हूँ मैं आपके आंसर का कि आंसर आएगा। टाइटस एंड एंड्रोनिकस, बबली जी कह रही हैं। बबली जी ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। सतनाम जी कह रहे हैं एडवर्ड द सेकंड। हाँ एक बार और देख लेती हूँ। बबली जी लास्ट टेम्पेस्ट, अच्छा जो आप पिछले वाले का बता रहे हो, हाँ ठीक है। मनबीर जी टेम्पेस्ट कह रहे हैं, पिछले वाले का आंसर चल रहा है अभी तक। टेम्पेस्ट के जो कैरेक्टर्स थे वो था कैलिबन, प्रोस्पेरो और मिरांडा। 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैजिक का यूज़ किया गया और कैलिबन को एज अ स्लेव भी रखा जाता है बाद में। वो रिबेलियस नेचर का होता है ना, तो वो मिरांडा के अगेंस्ट हो जाता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्या आंसर है बता दो। हाँ बबली जी ने अब आंसर सही दिया, एडवर्ड द सेकंड। सतनाम जी ने भी सही आंसर दिया है, एडवर्ड द सेकंड। अब मैं आपको बताती हूँ उसका लॉजिक क्या है। देखो रिचर्ड थर्ड हिस्टोरिकल प्ले है, हैमलेट और ये जो है वो ट्रेजेडी है। ठीक है, एक और टर्म यूज़ होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो एक टर्म यूज़ होती है हमार्शिया, ये वर्ड भी कहीं आ जाए ना तो आप देख लेना। ठीक है, हमार्शिया, हमार्शिया का मतलब होता है डाउनफॉल ऑफ ए कैरेक्टर। एडवर्ड द सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये दरअसल मार्लो ने लिखा था, ओनली हिस्टोरिकल प्ले था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अंकित जी कह रहे हैं एडवर्ड द सेकंड, हाँ करेक्ट है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। वैसे क्लास बहुत लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चंस लिखते हैं देन ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो हो जाती है देर। एडवर्ड 2 बाय बेन जॉनसन, नहीं जी, एडवर्ड 2 बाय उसने लिखा है, तो बेन जॉनसन ने भी लिखा है, लेकिन मार्लो ने भी तो लिखा है। एडवर्ड द सेकंड ओनली हिस्टोरिकल प्ले था मार्लो का। बबली जी क्या होता है कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो सेम नाम लिखते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेन जॉनसन इसका आंसर नहीं है, एडवर्ड 2 का लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने, ओनली हिस्टोरिकल प्ले था। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आप में से जिन लोगों ने देखा उनके लिए थैंक यू सो मच एंड अपॉलॉजीज़ मेरी तरफ से कि मैं आज लेट हो गई थी, टेक्निकल इशू था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ऑन टाइम आएंगे, 1 मिनट भी इतना वेस्ट नहीं करेंगे। ये 12 क्वेश्चन प्लस लास्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यूनिट अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास शेड्यूल टुमारो। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, शेक्सपियर के ही क्वेश्चंस करेंगे प्लस मार्लो को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मार्लो जो है वो छोटी यूनिट है। ठीक है, शेक्सपियर जो है वो वास्ट यूनिट है ना, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड भी है। सेम ही है, सिरनानी में लिख दी है मैंने। कल की क्लास मार्लो पर टाइम से आ जाएंगे, जो आज गलती हुई वो नहीं करेंगे। कुछ टेक्निकल ही एरर थी, वैसे जानबूझकर नहीं किया हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टाइमिंग 7 बजे, बबली जी 7 बजे ही। मैम प्लीज़ एक बार सिलेबस की डिस्कशन कर दो। हाँ जी कर देते हैं सिलेबस की डिस्कशन। देखिए हम यूनिट वाइज कर रहे हैं सिलेबस ना। अगर आपको याद हो आपके मास्टर कैडर का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी वो एलिजाबेथन एज है ना,
आई गेस मैसेज का कुछ थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल की जो क्लास है उसके हिसाब से हम शेक्सपियर डिस्कस कर रहे थे। शेक्सपियर के साथ क्रिस्टोफर मार्लो है और इसके बाद जो है एडमंड स्पेंसर हैं, ठीक है। किस तरीके से फ्लो में चलेंगी चीज़ें, इसके बाद हमें लिंग्विस्टिक का भी करना है जैसे कि हम जानते हैं। रिचर्ड थर्ड, नहीं मनबीर जी, रिचर्ड थर्ड नहीं था उसका आंसर, एडवर्ड टू था। मार्क्स की कवरेज एंड ऑल एंड प्रिपरेशन मेथड, आंचल जी पूछ रही हैं। सिलेबस की वीडियो बन जाएगी, एक वीडियो वैसे मैंने बनाई है, मैं डाल दूंगी उसको, ठीक है, चैनल पे आ जाएगी। उसमें मैंने वास्ट वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए किसी भी एग्जाम पेपर को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो 4 जो क्वेश्चंस हैं वो पर मार्क्स ईच होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर शेक्सपियर से आए हैं तो 4 मार्क्स हैं। डन से 4 थे, तो डन की जो लास्ट वीडियो अभी चैनल पे हाल फिलहाल अपलोड हुई है उसमें 4 क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने डाले हुए हैं। सिलेबस आपको पता है, लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने, जब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो बन जाएगी, वो मैं डाल दूंगी। लिटरेरी टर्म्स, ऑफिशियली लिटरेरी टर्म्स का पिछली बार क्वेश्चन एक आधा पूछा गया था लेकिन इनडायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो आज की क्लास को हम दी एंड करते हैं, बहुत लेंदी क्लास हो गई है क्योंकि शेक्सपियर जो जानते हैं उनको पता है कि शेक्सपियर एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। 3 क्लासेस मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 4 क्लासेस प्लस PDF। तो अब हम कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।